जय हिंद प्यारे दोस्तों। अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी का जो यूनिट, करंट का यूनिट, ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी, ये सब कल के सेशन में हम लोगों ने ये देखा। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस बैंड के जो स्ट्रक्चर हैं, इलेक्ट्रॉन्स के जो स्ट्रक्चर हैं उसके मूवमेंट जो हैं वो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दें और जितना हो सके वो शेयर करें। जो लोग अप्लाइड स्टडी में नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूवमेंट करता है, ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया बीच में जो है, ये बीच का पार्ट जो हो गया ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक, और इसके अंदर जो पॉजिटिव हैं, इसके अंदर जो पॉजिटिव हैं वो हो गया आपका प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसको इसके चारों तरफ, न्यूक्लियर के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है इलेक्ट्रॉन, जिसमें नेगेटिव साइन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन, प्रोटॉन पॉजिटिव साइन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। ठीक, तो इस फिगर के माध्यम से हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है। और कोई भी मेटल ले लें, कॉपर ले लें, एल्युमिनियम ले लें, आयरन ले लें, ये इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल या फिर बोल लीजिए जो भी आप मेटल लेंगे उससे इजीली डिटैच हो जाता है, इजीली रिमूव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ जो है वो डिटैच होगा, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है आप ये डिटैच्ड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल में इजीली जो है डिटैच हो सकता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल में इजीली मूव करता है। इलेक्ट्रॉन के इजीली मूवमेंट के कारण से करंट उसमें आराम से फ्लो करता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें मेटल में साइड ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो है वो घूमते रहते हैं, ये वैलेंस बैंड में घूमते रहते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है इजीली मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और वो इजीली मूवमेंट के कारण से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। लेकिन वही अगर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में काफ़ी बॉन्डिंग से अटैच्ड रहता है, जिस कारण से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाता। लेकिन इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होने के वजह से, मतलब बाहरी कक्षा में होने के वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन के इजीली मूव होने के कारण से मेटल में इजीली करंट फ्लो करता है। ठीक, और पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट करंट मूव करता है। ठीक है, और जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, वो सारे जितने भी हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, सभी मूव नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें से कुछ जो है वो टाइटली बॉन्डेड रहते हैं, जो कि कुछ बच जाते हैं, बाकी जो है वो इजीली मूव हो जाते हैं। ये यहाँ से इजीली जो है मूव करते हैं मेटल में। इस कारण से करंट जो है मेटल में मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह। वही मेटल के जगह पे अगर हम लोग प्लास्टिक ले लें या फिर वुड ले लें, ये जो है, ये सब जो है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी सख्त से बॉन्डेड रहता है, इजीली मूव नहीं कर सकता इस वुड में, प्लास्टिक में।
केवल मेटल में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इजीली मूव करता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर का, अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब का अलग अगर हम लोग एक कॉपर का टुकड़ा लेते हैं, उसमें लगभग 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन रैंडमली। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर का, अगर जैसे एक टुकड़ा ले लिए हम लोग, ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक कॉपर का टुकड़ा है। ठीक है, इस कॉपर के टुकड़े में 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग मतलब कि बैटरी या कोई भी डीसी सोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये एक तरफ मूव करने लगता है। किधर मूव करने लगेगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करने लगेगा, इधर की ओर। ठीक है, और करंट जो है इसके जस्ट उल्टा, करंट इधर मूव करने लगेगा और इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर, ठीक, और इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, वो हम लोग देख। मान लेते हैं एक कंडक्टर ये है, ठीक है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में चार्ज जो है पर सेकेंड कितना चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, वो उसका करंट हो गया। तो फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, यानी पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो करंट हो गया। ठीक, तो करंट को हम लोग कैसे देखते हैं? करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी पर सेकेंड कितना चार्ज, पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो करेगा वो उसका करंट हो गया। तो I इज इक्वल टू चार्ज पर सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यहां देखिए दिया हुआ है कि यदि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वैरी करता है टाइम के साथ, तो वहां पर जो करंट होगा उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट मानेंगे, यानी तुरंत का करंट, तात्क्षणिक करंट को करंट हम लोग मानेंगे। तो अगर अगर कोई करंट अगर उस वहां पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वो वैरी कर रहा है, ठीक है, तो वो उस समय का जो करंट होगा वो तात्क्षणिक करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर चार्ज 1 कूलम्ब है और 1 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है, तो करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई टी होता है। ठीक है, तो भैया चार्ज क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया है 1, ठीक, और टी समय कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 1। तो ये एक दूसरे से कैंसल आउट होगा और बच जाएगा 1, यानी उसमें करंट जो है वो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां हम लोगों ने क्या देखा था कि करंट को कैसे मेजर करते हैं, तो इस फॉर्मूला से मेजर करते हैं कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है 1 कूलम्ब पर सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब फ्लो कर रहा है, तो करंट 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया करंट कैसे मेजर करते हैं करंट को। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां दिया हुआ है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन टाइम टी। अगर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी क्रॉस सेक्शन वायर में अगर पार कर रहा है टी टाइम सेकंड में, तो वहां पे करंट क्या होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लिए चार्ज पर सेकंड में चार्ज कितना पार हो रहा है, उससे देख लिए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई कंडक्टर हम लोग ले लेते हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में मान लीजिए कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पास कर रहा है। मान लीजिए कोई एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मान लेते हैं, कोई इतना पास कर रहा है, तो उसमें करंट कितना पास करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो I इज इक्वल टू हो गया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और Q इज इक्वल टू होता है एन ई। तब फाइनल फॉर्मूला हो गया
आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना माने थे, यानी एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। और टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया टी। टाइम हम लोग मान लेते हैं 1 सेकेंड का। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हम लोगों के पास करंट जो हो जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इतना हो गया करंट। अगर किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में, अगर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पास कर रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ है। और t जो है टाइम सेकेंड जो हो गया, t एक टाइम सेकेंड हो गया 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 1, ठीक है। तब जो हो जाएगा यहाँ I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, ठीक है। n का वैल्यू हो गया 1 और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और t हो गया 1। तो ये 1 से ये 1 कट गया, और जो करंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, करंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो I इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो हमेशा जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब है 1 होगा, 2 होगा, या 3 या 4 या फिर 9 10, इस टाइप का। फ्रैक्शनल में नहीं होगा कि 1.2 या फिर 1/2 या 0.9, इस टाइप से फ्रैक्शन में नहीं होगा। कभी भी होगा तो हमेशा इंटीग्रल में ही होगा, फ्रैक्शनल में नहीं होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। और जो चार्ज जो होता है या तो फिर इलेक्ट्रॉन के लॉसेस से होता है या फिर गेन से होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर रहा है किसी बॉडी से तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर कोई एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया। ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला जो होता है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। एन क्या हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ई हो गया 1, ई का वैल्यू हो गया वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो हमेशा जो है इंटीजर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से, फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4.8 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम, इज इट पॉसिबल और नॉट। बोल रहा है ये जो है वैल्यू दिया हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, ये जो है फिट आता है या नहीं आता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है क्या पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर Q जो है हम लोगों का 4.8 दिया हुआ है, और E का वैल्यू हम लोगों को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ n का वैल्यू जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, ये अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो ओवरऑल जो आएगा वैल्यू वो 3 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन। तो हाँ, जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले में कि जो
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो इंटीजर में होता है, ना ही फ्रैक्शनल में। और यहाँ सही भी है, यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो इंटीजर में है, ना कि फ्रैक्शन में। 3 है ना यहाँ पर, 3 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द चार्ज ऑफ बॉडी पॉजिटिव 1 कूलम, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज 1 कूलम दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोगों को पता है। तो देखो देखो दोस्तों, करना क्या है कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है, तो Q का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है हम लोगों का, 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम दिया हुआ है। और क्या है कि यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। और यहाँ करना क्या है कि जैसे यहाँ पर चार्ज 1 कूलम दिया हुआ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला जो है इसमें फिट आएगा। ठीक है, Q दिया है और N निकालना है, तो भैया कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ठीक, Q दिया है, N दिया है, तो हम लोग को एक फॉर्मूला हम लोग को याद है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। तो Q तो दिया है, N निकालना है, और E हम लोगों को पता है। ठीक, तो हम लोग इसी फॉर्मूला को लगा के हम लोग जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन ई हो गया, तो N इज इक्वल टू Q बाई ई हो गया। Q का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता करना है, Q दिया हुआ है 1 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता ही हम लोग को 19 कूलम। ठीक है, ये इस कूलम से ये कूलम कट जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो निकलेगा N इज इक्वल टू 1 कूलम, और वैल्यू जो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये जो है 10⁻19 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻, यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, बाई 1.6, इस यहाँ पर कूलम और यहाँ पे कूलम, ये कूलम से ये कूलम कट गया। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व आगे कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 ले लिए, यहाँ से 2 0 उठा के यहाँ पे ले लिए, तब यहाँ पे हो गया 1 0 इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 10⁻18 हो गया, और ये हो गया 16। यहाँ से 1 0 उठाएं, यहाँ से 1 0 उठा के यहाँ रखें ना, और इसका एक 19 का 1 0 यहाँ हो गया 2 0, तो 100 इंटू 10⁻18 बाई 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। हम लोग जो इतना करंट वोल्टेज ये सब देखते हैं, तो बेसिक जो है, बेसिक जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। यहाँ देखेंगे कि पहला पॉइंट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दिया हुआ है, कोई एक बॉडी अगर चार्ज्ड बॉडी है तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद रहेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी कोई भी बॉडी ले ले, यानी कोई अगर एक हम लोग ले लेते हैं, कोई एक बॉडी है। ठीक है, कोई एक बॉडी है, ये एक कंडक्टर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज मौजूद है पहले से, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये जो चार्ज मूव कर रहा है और वर्क डन हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये एनर्जी जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद कर रहा है। ठीक है, और इसमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से ही कोई किसी भी मेटल में जो है करंट फ्लो करता है। कैसे, मान लेते हैं कोई एक बॉडी चार्ज बॉडी है। ठीक है, कि +5, और यहाँ दूसरे जगह का जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं 0। ठीक है, तो करंट जो है वो फ्लो करेगा हायर टू लोअर करंट, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा लोअर टू हायर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई एक पोटेंशियल है +5 और दूसरा है +4, इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? जैसा कि मैंने बताया है, करंट जो फ्लो करेगा वो हायर टू लोअर फ्लो करेगा, तो +5 से +4 की ओर।
और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वो लोअर टू हायर +4 टू +5। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज है, अगर ले लेते हैं -2, ठीक, और अगर ले लेते हैं यहाँ -1, तो करंट जो फ्लो करेगा वो हायर टू लोअर, क्योंकि -1 तो हायर है ना, -1 और उससे लो हो गया -2, उससे लो हो जाएगा -3, उससे भी लो हो जाएगा -4। तो जितना माइनस की ओर चला जाएगा वो लो होता जाएगा। तो इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो -1 से -2 की ओर, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा -2 से -1 की ओर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कह रहा है कि जिस बॉडी में वर्क डन हुआ, यानी कोई एक चार्ज एक जगह से दूसरे जगह चार्ज गया और उसमें काम हुआ, तो वो जो वर्क डन हो रहा है किसी बॉडी में जो है वो स्टोर्ड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कोई एक बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से जो भी वर्क डन हुआ उस बॉडी में वो वर्क डन स्टोर हो रहा है। वर्क डन स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। बोल रहा है कि कोई एक चार्ज बॉडी है, उसमें उस चार्ज बॉडी में इतना कैपेसिटी होता है कि अदर जो चार्ज है उसको जो है वो मूव करा सके, या तो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करके या तो अपने से दूर भगा के। मान लीजिए कोई एक चार्ज बॉडी है पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ये यहाँ +5 मान लेते हैं, और यहाँ पर जो है मान लेते हैं -1। ठीक है, तो ये बॉडी जो है, इस बॉडी में इतना कैपेसिटी है कि ये इसको जो है इस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर कोई एक चार्ज बॉडी है तो उसमें इतना कैपेबिलिटी होता है कि या तो इसको अट्रैक्ट कर ले या तो रिपेल कर ले। तो ये इससे कम है, नेगेटिव में है, तो ये तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर एक कोई बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं +5 है, और दूसरा बॉडी जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन इसमें जो है ये भी +5 है। इस बॉडी में इतना कैपेबिलिटी है कि ये जो है अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अट्रैक्ट किसको कर रहा है? जो इससे कमजोर है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ पे भी प्लस प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों का वैल्यू क्या है? 5 है, ये भी 5 है, +5 ये भी +5। तो ये एक दूसरे को ना रिपेल करेगा, ये एक दूसरे से दूर जाएगा। तो कभी भी जो भी चार्ज बॉडी होता है, अपोजिट चार्ज बॉडी जो होता है, यानी प्लस माइनस रहे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस रहे एक दूसरे से रिपेल करेगा, या फिर माइनस माइनस रहे एक दूसरे से रिपेल करेगा। यानी अनलाइक चार्ज बॉडी जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर जाता है एक दूसरे से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हम लोग पिछला यहाँ जो हम लोग देखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन बाय चार्ज, V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वर्क डन दिया हुआ है 1 जूल और चार्ज दिया हुआ है 1 कूलाम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, वर्क जो है, एनर्जी जो होता है, वो उसका यूनिट जो होता है वो जूल होता है। ये याद रखिएगा, वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। चार्ज का जो है वो हम लोग को तो पता है, चार्ज का जो होता है वो कूलाम में होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगर वर्क डन दिया हुआ है 1 जूल और चार्ज दिया है 1 कूलाम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग? V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, यहाँ वर्क डन कितना दिया हुआ है? 1 जूल, और चार्ज क्या दिया हुआ है? 1 कूलाम। ये 1 से 1 कट गया, V पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 जूल पर कूलाम। इसमें जो वोल्टेज का जो यूनिट जो आ गया, वो यूनिट आ गया जूल पर कूलाम।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट आ गया जूल पर कूलाम, जिसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट आ गया जूल पर कूलाम, जिसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। ठीक, एसआई यूनिट जैसे यहाँ भी दिया हुआ है, एसआई यूनिट वर्क का जो हो गया वो वोल्ट भी हो गया और जूल पर कूलाम हो गया। आगे हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे कि अगर कोई दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, और दो चार्ज बॉडी में जो डिफरेंसेस हैं वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ देखिए +5 है, यहाँ +4। इसमें करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर टू लोअर, और इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, लोअर टू हायर। जैसे यहाँ फिगर में दिया हुआ है कि +5 से करंट निकला और +4 की तरफ जा रहा है, और उसी तरह उसी समय +4 से इलेक्ट्रॉन निकला +5 की तरफ जा रहा है। ठीक, तो ये जो डिफरेंसेस है +5 और +4 में जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जो भी डिफरेंसेस हो गया वो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ +5 रहता और यहाँ भी +5 रहता तो यहाँ इसको हम लोग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसमें कोई डिफरेंसेस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं +10 है और एक दूसरा जो बॉडी है वो 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10। यहाँ यानी कि यहाँ जो बॉडी जो है, बॉडी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 का, तो हो गया 10 वोल्ट। इसमें 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट में देखिए कि हर बॉडी में जो है कुछ कूलाम चार्ज मौजूद है। जैसे कि यहाँ जो है वो +5 जूल, ठीक, और यहाँ जो है +4 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखेंगे ये 5 वोल्ट हो गया और यहाँ पर है +4 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी करंट जो फ्लो करेगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। हायर पोटेंशियल +5 जूल हो गया, यानी हायर पोटेंशियल +5 वोल्ट हो गया, और लोअर पोटेंशियल +4 वोल्ट हो गया। यानी कभी भी जो करंट फ्लो करेगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जैसा कि हम अभी बताएं वैसे ही इस नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर कोई बॉडी किसी एक कंडक्टर से कनेक्टेड है, अगर कोई एक बॉडी किसी एक कंडक्टर से कनेक्टेड है तो इसमें जो है इस बॉडी में करंट फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेगा साथ साथ में, एक साथ। जैसे यहाँ जो है करंट जो फ्लो करेगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी ए से बी की ओर। हायर कौन सा हो गया, +5, और लोअर हो गया +4। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यानी बॉडी ए से बॉडी बी की ओर करंट फ्लो करेगा और बॉडी बी से बॉडी ए की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन और करंट एक दूसरे के अपोजिट में फ्लो करेगा साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, कुछ नोट डाउन करने वाला चीज है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 फराड का जो वैल्यू होता है वो होता है 96500 कूलाम, 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, और एक ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो करीबन 1000 ओम होता है, या तो फिर इसको हम लोग 1 किलो ओम कहेंगे। इस 3 जीरो के बदले किलो आ गया। ठीक है, और तीसरा जो है थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करता है। ठीक है, थर्मल स्पीड इसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का थर्मल स्पीड हो गया 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या हो गया, E = -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग इतना ही देखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का और भी कुछ नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सेफ रहें, और जो भी मैंने पढ़ाया है उसे रिवीजन करते रहें। और वीडियो कैसा लगा
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट के ज़रिए हम लोगों से पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट में लिख के हमें पूछ सकते हैं। उससे पहले आप जो लोग भी नए आए हुए हैं हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।